हाँ जी बेटा जी, तो और आगे बढ़ते हैं जी। सिमुलेशन का आपको कहा था भी बना के रखना थोड़ा, जैसे इसके ना क्लास इंटरवल वगैरह, डिमांड के और ये सब। मैं थोड़ा बोलता हूँ, चेक करवाता हूँ कि भाई देखो यार, डिमांड का ये जो बनना चाहिए। जैसे डिमांड का जो 37,500 है, उसका 0 से लेके 4 तक। फिर 45,000 का आपका 5 से 14 तक। नहीं समझ आ रहा तो थोड़ा सा मैं यहाँ पहले समझा दूँ भाई, अगर कोई भाई ज़्यादा ही गलत करके बैठा अपना दोस्त। यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, जैसे भाई ये आपकी प्रोबेबिलिटी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये 0.05 है, ये 0.15 हो जाएगी, 0.35, 0.65, 0.85, 0.95 और 1, ऐसे। सेम यहाँ इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 1, 0.3, 0.7, 0.9, फिर 1। और यहाँ पे भी 0.25, 0.25 के बाद 0.75, फिर उसके बाद जी 1, इस तरीके से। तो ये सारा आपको ध्यान में रखना। अब भाई इसमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फ्रिक्वेंसी बनने के बाद जो क्लास इंटरवल बने होने चाहिए, जल्दी जल्दी से चेक करा दो सर। ये इसका डिमांड का पहले वाला 0 से लेके 4 तक, ऐसे। फिर उसके बाद जी आपका 5 से शुरू होके जाएगा 14 तक। फिर उसके बाद जी आपका 15 से शुरू होके 34 तक। मैं बोल देता हूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है। 35 से 64, 65 से 84, 85 से 94, 95 से 99। ठीक है भाई। और दूसरा जो ये आपके सी फैट्स, इसका पहले 0 to 9, फिर जी 10 to 29, फिर उसके बाद जी 30 to 69, 70 to 89, फिर 90 to 99। फिर उसके बाद जो आपके लास्ट में लाइकली इन्वेस्टमेंट, उसका भी सर, उसका 0 to 24, सर 25 to 74, 75 to 99, ये चीज़। तो इस तरीके से ये चीज़ बन जाएगी। अब आपको ये कहा गया था यूजिंग द स्टिमुलेशन रन, ध्यान रखें क्या चीज़ कही है उसने। यूजिंग द सिमुलेशन रन, यूजिंग द सिमुलेशन रन ओवर द, एक मिनट यहाँ से using the simulation process over 10 trials, assess the least likely cash flow and the corresponding value of investment। कहता आप 10 ट्रायल्स करो, जिसमें ये बताओ कि भाई लीस्ट लाइकली कैश फ्लो क्या है और उसके सामने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। गिव योर रिकमेंडेशन वेदर द कंपनी कैन मेक या टेक अप दिस प्रोजेक्ट with a life of 7 years if the actual outcome or par with the least likely, for cost to capital है 9%। What is the maximum recommended investment level if the CFAT materialize। तो भाई मैं पहले आपको ना 10 ट्रायल्स कराता हूँ। हाँ, शुरू कर। तो जैसे आपने यहाँ लिखा जी ट्रायल कॉलम, आपका आ गया जी ट्रायल, यहाँ पर हेडिंग आ गई। इसमें चलते हैं, फिर सेफ ऑप्शन है और लास्ट टाइम बनाऊंगा। जैसे ही यहाँ पे आपका ट्रायल, 10 ट्रायल्स करने हैं हमने। ट्रायल 1, क्या क्या बनाएंगे यहाँ पे सर, एक डिमांड का बनाएंगे, फिर कॉलम डिसाइड कर लें पहले। फिर जी सी फैट लिख देंगे पर यूनिट वाला। फिर इससे जी टोटल सी फैट लिख देंगे। फिर आपकी जी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, इतना। इतना मिनिमम पहले बना, ट्रायल 1 शुरू होता। अब सर ये नंबर्स कैसे यूज करते हैं जड़े दिए। यूज द फॉलोइंग रैंडम नंबर सीरीज टू बी यूज्ड इन द ग्रुप ऑफ 10 फॉर ईच ऑफ 3 अनसर्टेन वेरिएबल्स। जैसे डिमांड, मैं ये बता दूं, ये पहले वाला जो नंबर है ये डिमांड के लिए, ठीक है। दूसरा जी सी फैट के लिए ये वाली पूरी लाइन। तीसरी लाइन है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे ये वाली पूरी लाइन डिमांड के नंबर्स लिखे होंगे, ओवर द 10 ट्रायल डिमांड इन नंबर से मिलेगी। ये सी फैट है और ये आपके इन्वेस्टमेंट के। तो जैसे डिमांड की बात करते हैं, 28 नंबर है। अब 28 में जाके देखो सर, 28 लड़ाई करेगा 15 to 34 में, उसमें डिमांड है 52,500। तो ये आपने जी ट्रायल नंबर 1 में जाके लिख दिया कि ये डिमांड है 52,500, 28 नंबर के केस। अब अगला जो रो है, ये वाला, ये
ये है जी सी फैट, इसमें नंबर है 90। सी फैट में उसमें जाके देखो 19 सी फैट है, 10 से लेकर 29 के बीच में, वैल्यू है 5 रुपये। तो यहाँ आपने जी 5 रुपये पर यूनिट लिख दिया। अब इससे और इससे मल्टीप्लाई कर लें तो सी फैट आ गया 262,500, 2,62,500। अब अगला जो नंबर है ये 18, ये नंबर है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट का नंबर 18, 18 इन्वेस्टमेंट में लाई करेगा 0 to 24 में, जिसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 30 लाख। तो ये 30 लाख रुपए देख रहे हो भाई। अब आगे ट्रायल नंबर 2 शुरू हो रहा है, ट्रायल नंबर हो रहा है 2। इसमें आप ये वाले 3 नंबर यूज करने वाले हैं। 57 नंबर फॉर डिमांड, 57 फॉर डिमांड। सर दिस इज 60,000। चेक करें जी, 60,000 आपका सिलेक्ट हो रहा है, 35 to 64। यस सर, मेरे पास तो 60,000 है। मैंने अब यहाँ पे जाके 60,000 लिखा। ठीक है भाई। अब उसके बाद जो अगला नंबर है, 60,000 वो लिख दिया सर आपने, ये पूरा लिख दिया। अगला जो नंबर दैट इज नंबर 7, दिस इज फॉर सी फैट। सर 7 नंबर पे सी फैट आएगा 3 रुपये। चेक करते हैं, 3 रुपये होगा। यहाँ आपके 1,80,000। अब सर तीसरा जो नंबर होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है 67, 67। सर 67 नंबर इज फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में जाके देखो 67 पे इन्वेस्टमेंट लिखी है मेरे पास जी 40 लाख, 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी आ जाए। तो इस तरीके से ये ट्रायल्स पहले कंप्लीट करने होंगे बेटा, फिर आप जाके आगे कुछ क्वेश्चन समझ पाएंगे। और आप समझ चुके हैं तो अपनी स्पीड पे भी आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो एक मैं और समझा, तो अब हम यहाँ 60 नंबर डिमांड के लिए, सर 60 नंबर डिमांड के लिए बता रहा है अगेन 60,000। 60 नंबर पे 60,000 ये लो सर, 60,000 लिख दिया। हाँ जी सर। सर अब कौन सा नंबर देखेंगे? सर ये वाला नंबर देखेंगे, 60 हो गया, 90 देखेंगे, 90 सी फैट के लिए। तो सी फैट में 90 थोड़ा आगे की तरफ चला जाता है, 10 रुपए का सी फैट आ जाता हूँ, तो यहाँ 6 लाख आ जाते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट में नंबर 16, इन्वेस्टमेंट में नंबर 16, सर ये 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए बिल्कुल जी। हमने यहाँ 30 लाख लिख दिए। ये देखें सर, ऐसे बेटा ये 10 ट्रायल कंप्लीट करने हैं। मैं इनके रिजल्ट यहाँ लिख देता हूँ, आप वीडियो को भी चाहे पॉज कर दो, फिर आप अपना आराम से जब ये सारे बना लो फिर चला लो, जैसे भी आप ठीक। आप टाइम ना खराब करें इतना एक्सप्लेन करने में। 750,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40 लाख, 157,500। ठीक है। देन उसके बाद जी आपका 5वां ट्रायल पहुंचता है में जी, यहाँ 60,000 है, यहाँ 7 है, 4,20,000 इन्होंने लिख दिए। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40 लाख है। 6वां ट्रायल 52,500, यहाँ 5, यहाँ 262,500। सर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40 लाख। और चढ़ते जाएं आपके, तो बढ़ते जाते हैं। 1 मिनट। 7वां ट्रायल, इसमें भी 52,500, यही ऐसे ही लिख देते हैं। क्या क्या दिया हुआ? 60,000, 60,000 और वही 52,500। सी फैट आपके जी 5, 7, 7, 367,500, 4, 20, 5, 40, ये 262,500। 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 30 लाख। ये 10 ट्रायल आपने पूरे कर दिए कि जो भी नंबर सिलेक्शन आपको दी गई वो आपने कर दी, ट्रायल वाइज आप डन। सर अब आगे क्या करना? सर अब पहले तो क्वेश्चन पढ़ते, बच्चों को ऐसे पता नहीं चलता। सवाल कहता है असेस द लीस्ट लाइकली कैश फ्लो एंड द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। कहता है आप ये बता दें कि लीस्ट लाइकली आउटफ्लो सॉरी कैश फ्लो क्या है और उसके कोरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट क्या है। सर देख देते हैं। सर सबसे कम कैश फ्लो क्या है? सर 157,500, इससे नीचे तो यहाँ हम गए, बाकी मैं आंसर भी वहां से चेक कर लेता हूँ। हाँ जी सर, 157,500 से नीचे हम नहीं गए, तो इसके बारे में नीचे आप फर्स्ट पार्ट के आंसर में लिखें, लीस्ट लाइकली कैश फ्लो is 1,57,500. Least likely cash flow is 1,57,500. And the corresponding value of investment, the corresponding value of investment
इज रुपीज, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख लें 40 लाख। तो सर पहले पार्ट में तो यही बात है कि आपको यही पता करके देना था लीस्ट लाइकली कितना, फिर कॉरस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट कितना। ठीक है जी, हो गई बात इतनी तो। फिर सर आगे क्या पूछता है? सर आगे आप क्वेश्चन पढ़े थोड़ा आराम से। कहते हैं गिव योर रिकमेंडेशन वेदर कंपनी कैन टेक अप दिस प्रोजेक्ट। कहता है क्या कंपनी ये प्रोजेक्ट कर सकती है? इफ द लाइफ ऑफ 7 ईयर्स, लाइफ 7 ईयर प्रोजेक्ट की, एंड एक्चुअल आउटकम वर ऑन पार विद द लीस्ट लाइकली। ओहो, मतलब ये लीस्ट वाला ही आएगा कहता, कॉस्ट टू कैपिटल इतनी। सर ये तो सॉल्व करना भी मजाक लगता है कि अब मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे को कैश फ्लो मिलेगा 157,500 पर एनम फॉर 7 ईयर्स। यस, रिक्वायर्ड रेट इज, द रिक्वायर्ड रेट इज 9%। इन्वेस्टमेंट आपकी है जी 40 लाख। एनपीवी तो पक्का ही नेगेटिव आएगी क्योंकि इसकी प्रेजेंट वैल्यू लगेगी 7 साल में, कुछ भी नहीं आएगी। 40 लाख कहाँ से कवर हो जाएंगे भाई? इन्होंने यहाँ पे यदि प्रेजेंट वैल्यू तो निकाली है, इतनी हिम्मत तो की है इन्होंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैड निकाला। ये 9% पे 7 साल का फैक्टर जो बनाया, मैं क्या हमारी नलायक पार्टियां बड़ी शक करती होती हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। फैक्टर की वैल्यू भी यहाँ लिखवाने वाले सर, फैक्टर की वैल्यू ये दी है, आपकी वैल्यू अलग भी आ सकती है, ध्यान इस बात का भी रखें। ये वैल्यू कुछ बैठी है जाके 792,698, ये वैल्यू बैठी है 792,698। तो नेचुरल है यहाँ तो मना, यू कैन नॉट डू दी प्रोजेक्ट जिसमें ईवी ऑफ इनफ्लो इतनी हो और इन्वेस्टमेंट इतनी बल्कि हो, यहाँ तो हम मना करो। और क्या पूछा सर इसमें? कहता व्हाट इज द मैक्सिमम रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट लेवल इफ द लीस्ट सी फैट मटेरियलाइज। कहता अगर ये लीस्ट वाला सी फैट ही मटेरियलाइज होता, मतलब यही चीज आती है, तो आप कितना इन्वेस्ट कर सकते? सर अगर यही पैसे आने हैं, यही बात, मैक्सिमम मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वहां मेरी एनपीवी जीरो हो जाएगी। ले वो पूछ रहा है ना, जो ये कम से कम सी फैट है यही आएगा, तो इसमें बता दो कितना इन्वेस्ट कर सकता है। तो यही कहेगा भाई फिर तो जितना यदि प्रेजेंट वैल्यू उतना ही इन्वेस्ट हो सकता है जहाज से। लिखें चंद लाइन, लिखो। इफ द लीस्ट if the least expected CFAT is likely to be materialized, if the least expected CFAT is likely to be materialized, the maximum recommended investment, the maximum recommended investment is equal to the present value of CFAT. Maximum recommended investment is equal to the present value of CFAT. That is 792,698. क्या भाई इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चन मैं जिस तरह कह रहा था कि हम उसको फरोल रहे हैं, हमने देखो पहले एडवांस कैपिटल वेस्टिंग के सारे क्वेश्चन वहां से, फिर अब हमने ये देखा कि सिमुलेशन का तो इंस्टीट्यूट को वहां समझाने ही नहीं आ रहा कि क्या हो, तो ये कंसेप्ट भी हमने देख लिया। फिर अगर आ जाए तो दिक्कत आपको ना हो। ऐसे ही बेटा एक कंसेप्ट और भी है जिसकी थोड़ी थ्योरी की बात तो आज हम करते हैं। लिखे जरा हेडिंग बनाए, फिर यदि भी क्वेश्चन की बात करें। एडजस्टेड एडजस्टेड एनपीवी, इसकी भी थ्योरी आपको मॉड्यूल में देखने को मिलेगी। एडजस्टेड एनपीवी, तो भाई एडजस्टेड एनपीवी क्या होता है? नॉर्मल एनपीवी तो आप सारे समझते हैं कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अब ये एडजस्टेड एनपीवी क्या है, ये चीज तो देखिए जी, इसके बारे में हम कहानी जड़ी है वो पूरा एक पहले फॉर्मूला देखेंगे, वो बेस पे समझ में आए। देखो जी, एडजस्टेड एनपीवी इज इक्वल टू बेस केस एनपीवी माइनस इशू कॉस्ट माइनस करनी है, प्लस पीवी ऑफ टैक्स बेनिफिट से लिखा, पीवी ऑफ टैक्स बेनिफिट। अब आप कहोगे सर ये अब क्या है भाई, क्या लिख दिया आपने, बेस केस एनपीवी माइनस इशू कॉस्ट। सर ये ना एक कह लो कैपिटल बस्टिंग में डेवलपमेंट टाइप का है, तो अब इतनी पुरानी कि अब इसे डेवलपमेंट नहीं कह सकते। ये टेक्निक है कि भाई हम पहले जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी एनपीवी इस असम्पशन पे निकालें कि जैसे सारा पैसा हमारा ही। बेस केस एनपीवी ये होती है, अरे ओनर फंड या इक्विटी फंड ही लगा।
नॉर्मली तो ऐसा होता नहीं है, प्रोजेक्ट में पैसा तो डेट का भी लगता है और इक्विटी का भी होता है। और इंटर लेवल से आप देख रहे हो WACC पे डिस्काउंटिंग होती है ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स की, है ना ध्यान? WACC पे आप ज़्यादातर डिस्काउंटिंग करते हो, बात है याद? ये ऐसे मानते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, ये कहते हैं नहीं बेस केस एनपीवी निकालो। बेस केस एनपीवी का मतलब होगा कि जैसे ये प्रोजेक्ट अगर इक्विटी के पैसे से होता तो क्या एनपीवी आती है। मैं थोड़ा लिखवाता हूँ, ये अच्छा लगेगा, लिखो थोड़ी थ्योरी इसके नीचे। बेस केस एनपीवी, बेस केस एनपीवी इसकी एक्सप्लेनेशन लो। देखो दिस इज द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट, दिस इज द एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट computed on the assumption, computed on the assumption that it is fully financed by equity, that project is fully financed by, that project is fully financed by equity. This means, okay, this means you would discount the cash flows, this means you would discount the cash flows at the cost of equity। मतलब डिस्काउंटिंग कैश फ्लो की के पे होगी, ये माना जाएगा कि मान लो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कैश फ्लो आनी है 23 लाख रुपए पर एनम अगले 20 साल के, तो आपने ये मानना है कि 3 करोड़ इक्विटी के लगे हुए हैं और कई पे डिस्काउंट करके बेस केस एनपीवी निकाल। दिस विल गिव यू एन आइडिया कि अगर प्रोजेक्ट आपके ही पैसे से होता तो क्या एनपीवी। फिर उसके बाद इस पे डेट का इफेक्ट डाला जा रहा है या एक्सटर्नल फंडिंग का इफेक्ट डाला, कि ओन फंड से होता तो ये एनपीवी आ रही है। अब अगर मान लो इशू कॉस्ट, ये इशू कॉस्ट क्या है सर, जब हम मनी रेज करते हैं तो उसमें इशू कॉस्ट आती है, तो हम कह रहे हैं कि अगर 3 करोड़ हमारा नहीं है या इसमें से 100 करोड़ बाहर से आना है, भाई साहब उसमें 10 लाख रुपए खर्चा लाने का, तो वो माइनस कर दो, बात भी समझ आती है, खर्चा बढ़ रहा है। फिर ये कहते हैं जी पीवी ऑफ टैक्स बेनिफिट भी कंसिडर करोगे, कोई बाहर से जब फंड्स आएंगे खासतौर डेट के तौर पे, तो इंटरेस्ट का टैक्स बेनिफिट भी तो मिलेगा। ऐसे तोड़ मरोड़ के एनपीवी निकालते हैं थोड़ी, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना जरूरी है। जैसे आपने बेस केस का लिखा, इक्विटी वाली बात लिखी, अब आप इशू कॉस्ट के बारे में भी चंद लाइनें लिख लो। लिखो जी इशू कॉस्ट, इशू कॉस्ट हेडिंग लिख के फिर द फर्म हैज टू incur the issue cost, the firm has to incur the issue cost to raise the money, to raise the money, this is already in present value, this is already in present value, मतलब इसकी पीवी तो नहीं निकालनी पड़ेगी, this is already in present value and represents outflow, ये प्रेजेंट वैल्यू में और आउटफ्लो रिप्रेजेंट करती है, ये कहना चाहता हूं। अब इसकी बात लिख लो, ये क्या होता है पीवी ऑफ टैक्स बेनिफिट। देखो लिखो interest paid slash payable on debt is a tax deductible expense, interest paid slash payable on debt is a tax deductible expense, therefore we should compute, therefore we should compute the tax benefit of interest paid on debt। इस तरीके की बातें ये करते हैं। अब ऐसी एनपीवी निकाली जाएगी तो कहते हैं कि उसे बेस केस एनपीवी से इशू कॉस्ट माइनस करके पीवी टैक्स बेनिफिट जोड़ दो, उसे हम लोग कह सकते हैं कि लाइक ये हमने एडजस्टेड एनपीवी। सर इसका कोई क्वेश्चन सर था ओल्ड कोर्स में भी एक आधा क्वेश्चन होता तो वो कराऊंगा तुम्हें अगले लेक्चर में। अब मैं ये कहना चाहूंगा भाई जो भी इसको फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, भाई अपना स्टडी मटेरियल का काम पूरा हो गया आपका ये एडवांस कैपिटल कस्टिंग। अब भाई साहब आप ना भाई थोड़ा सा जो असाइनमेंट है उसको देख लो, मैं भी ऐसे नहीं मैं छुड़वा रहा हूँ, मैं करवाऊंगा भाई, पर मैं जो सेम क्वेश्चन है स्टडी मैट वाले वो नहीं छुड़ूंगा, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा उक्स्ट्रा वो मैं करूँ। एंड आफ्टर दैट मैं स्टडी मटेरियल वाइज एक फोल्डर बनाना, तो सारे चैप्टर स्टडी मटेरियल के गो थ्रू कराने हैं, कोई एक्स्ट्रा इलस्ट्रेशन है वो दिखानी है, तो साथ साथ हमने फिर एमसीक्यू की